गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना जी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। तो कल आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा दिए हैं, आप लोगों ने नोट्स भी सबमिट कर दिया है। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, 2 दिन कम से कम डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा, है ना। आज का जो भी क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसका मतलब आज का जो होमवर्क होने वाला है आपका, वो आपको होने वाला होमवर्क 10.3। क्या होने वाला बच्चों? 10.3 आपका होमवर्क होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द थीटा, यानी फाइंड द एंगल, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अच्छा, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वेक्टर के बीच में एंगल निकालना बच्चों। याद है ना, पढ़ाए ना कल के टॉपिक में हम एंगल बिटवीन द वेक्टर पढ़ाए थे। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या पढ़ाए थे? तो जब भी अगर एंगल निकालना होता है तो ए वेक्टर बी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर, है ना, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों? कॉस थीटा हो गया। तो हमें चाहिए सिर्फ कॉस थीटा, है ना। सिर्फ क्या चाहिए बच्चों? कॉस थीटा। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्या हो जाएगा? ध्यान रखो, ए डॉट बी हमारा होगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। यही ना होगा, क्योंकि बाकी सब में तो हमारा क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। तो सिर्फ सेम लेटर मल्टीप्लाई होगा। और इधर से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? सॉरी, मॉड a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, है ना। और ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा, है ना। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले a1 देख लेते हैं। a1 क्या है इसमें? a1 का वैल्यू 1, b1 सॉरी b1 यहाँ पे देखते हैं, b1 1, a1 1, a2 1, b2 -1, a3 -1 और b3 +1, है ना। कोई दिक्कत नहीं, सबका हम कोएफिशिएंट निकाल लिए। कोएफिशिएंट निकालने के बाद हमको पुट करना है। अब देखो a1 इंटू b1, a1 इंटू b1 तो 1 हो गया, a2 इंटू b2 तो -1, a3 इंटू b3 -1। अच्छा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 ही हो जाएगा। तो इसको आप डायरेक्ट अगर √3 लिख देंगे तो किसी को खास प्रॉब्लम नहीं। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय √3, कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो, यानी हो गया cos थीटा। तो एक से एक कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? माइनस cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा? cos इनवर्स, ये हो गया आपका थीटा का वैल्यू, यानी थीटा बिटवीन एंगल तो cos इनवर्स -1/3। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, है ना। काफी इजी क्वेश्चन था, इसी तरीके से सॉल्व कर लिए हैं, है ना। सिर्फ क्या किए, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना होगा हमें। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हमेशा डॉट प्रोडक्ट से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि डॉट प्रोडक्ट से, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक तो उसका पढ़े नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये कर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ ये ए डॉट बी को हम लोग कंपोनेंट में मेंशन कर दिए, कंपोनेंट वहां से हम लोग निकाल लिए, वैल्यू पुट किए, हमारे पास एंगल आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रोजेक्शन। अच्छा, प्रोजेक्शन पता करना है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। ए का प्रोजेक्शन पता करना है किस पे? ऑन द बी वेक्टर, यानी कि ए का प्रोजेक्शन पता करना है क्या पे? बी पे पता करना है। तो अभी भी हम पढ़े बच्चों, है ना। अभी भी नहीं, कल ही तो पढ़े थे ना। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पढ़े थे कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है, कि अगर प्रोजेक्शन वेक्टर ये बी है और ये ए है ना, तो लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन क्या होगा? लेंथ क्या हो गया था? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन याद है? लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ये 90 डिग्री लेते थे, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होता था हमारे पास बी ये। तो ये कब होता था? तुम ध्यान देना बच्चों, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, कि जब ए पे बी पे बनाते थे, बी का प्रोजेक्शन ए पे बनाते थे। यहाँ पे फिगर कुछ और है, यहाँ पे क्या कुछ और है कि ए का प्रोजेक्शन बनाएंगे बी पे बनाएंगे, ए का प्रोजेक्शन बी पे बनाएंगे। तो जब हमारे पास क्या हो गया? उल्टा हो गया ना। अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास ये हो गया, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पे बनाना है। किसका प्रोजेक्शन किससे बनाना है बच्चों? ए का प्रोजेक्शन बी पे बनाना है। तो ए का प्रोजेक्शन बी पे बना रहे हैं, तो अब अगर ये हम 90 डिग्री लेते हैं और ये हमारे पास थीटा है, तो इसका लेंथ क्या होगा? ये प्रोजेक्शन का लेंथ क्या होगा? तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा? ए cos थीटा हो जाएगा,
क्या है बच्चों, एक cos थीटा। कैसे हम बता दिए, देखो ध्यान से, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन किसका किस पे हो रहा है, तभी फॉर्मूला वैलिड होगा बच्चों, नहीं तो फॉर्मूला गलती हो जाएगा। अगर आप दो बार फॉर्मूला याद रखते हैं, प्रोजेक्शन वेक्टर फॉर्मूला याद रखते हैं, क्या रे सर तो बताए थे कि हमारा वेक्टर आराम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा ये प्रोजेक्शन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोजेक्शन वेक्टर। तो नहीं, ये गलत है। ध्यान क्या रखना है कि किसका किस पे गिर रहा है। तो ध्यान रखना क्या, जैसे इसमें क्या था, इसमें क्या ये था, इसमें ए पे गिर रहा था ना, इसमें ए पे गिर रहा था, तो जिस पे गिर रहा था उसका वैल्यू होता है। देखो जिस पे गिर रहा था उसको वैल्यू को कंसीडर करना, ए जिस पे गिरता है, यानी जिसको नहीं कह सकते हैं कि जिस पे गिरता है उसी को ना पता चलता है, जिसका लॉस होता है उसी को ना पता चलता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जिसको लॉस होता है उसी को पता चलता है। तो ए पे गिर रहा ना, तो ए पे गिर रहा यानी कि ए से लेके ए तक चला गया। और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बी पे गिर रहा, तो बी पे गिर रहा तो इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, बी पे गिर रहा है, देखो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर कर देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ तो फॉलो करता ही करता है, बी वेक्टर इंटू बी। तो ये होगा इसका प्रोजेक्शन वेक्टर। तो जिस पे गिर रहा है बच्चों उसको ध्यान करना, जिस पे गिर रहा है उस पे ध्यान करना। तो बी पे गिर रहा है तो हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा, अप्लाई होगा। ए पे गिर रहा था तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो सिर्फ प्रोजेक्शन पूछ रहा है हमसे, तो सिर्फ प्रोजेक्शन तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, सिर्फ प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं किससे, ए का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो cos थीटा दिया हुआ है, एंगल नहीं दिया हुआ है, तो जब एंगल नहीं दिया तो फिर आपको ये निकालना, ये करना पड़ जाएगा आपको। अगर आपके पास एंगल दिया हो रहा था तो एंगल से हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, अगर एंगल नहीं दिया तो पूरा पूरा ये वर्क करना पड़ेगा। तो पूरा पूरा चलिए वो वर्क करते हैं। तो हमारे पास क्या जाएगा, डायरेक्ट लेंथ ही ना सिर्फ पूछ रहा है तो लिख लो प्रोजेक्शन, सिर्फ लेंथ ही प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो लिख लो, या फिर सीधा से लिखना तो सीधा से ही लिखो, डिवाइड बाई डी। तो क्या होता है कंपोनेंट में, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 और b का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। लोग फॉर्मूला ही पहले लिख देते हैं। चलिए a1 क्या, ध्यान देखिए, नए दिक्कत है तो हम लिख लीजिए, a1 is equal to 2, a2 is equal to 3, a3 is equal to 2, b1 is equal to 1, b2 is equal to 2, b3 is equal to 1, मल्टीप्लाई कीजिए a1 में 1 2 6 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 2 6, 10√6 है ना, 10√6। अगर आपको अंडर रूट नीचे नहीं रखना है तो √6 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10√6। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, 5/3√6, 5/3√6। तो ये आपका हो गया यूनिट, ये क्या हो गया बच्चों, प्रोजेक्शन, यानी लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये आपको सिर्फ प्रोजेक्शन पूछ रहा था तो अब आपको हम लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन बता दिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था इसमें, फॉर्मूला ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था बच्चों इसमें, फॉर्मूला को ध्यान में रखना। अगर फॉर्मूला गड़बड़ाता तो हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, 5/3√6 इस फॉर्मूला से। अगर वेक्टर में पूछता है तो सबसे फिर हम क्या करते हैं, इसको b यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो b का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके हम प्रोजेक्शन वेक्टर भी निकाल सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन करा बस वही तक बच्चों, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर we always have mode of a vector into b vector is greater than is smaller than a vector magnitude of a vector into multiply by magnitude of b vector, है ना। ये आपको इसको इस तरीके से कहते हैं कॉची-स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटीज है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। तो चलिए काफी इजी है ये प्रूफ करना, है ना, बहुत इजी मेथड से प्रूफ हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन की तरफ वर्क करते हैं। तो हम जानते हैं, है ना, सबसे पहले क्या प्रूफ करना, फॉर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव दिस इनइक्वालिटी, दिस इज इनइक्वालिटी। तो क्या है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें डॉट प्रोडक्ट यूज है, और चूंकि हमने डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट लिख दिए कि ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा हो गया। यहाँ पे क्या है, मॉडुलस है बच्चों। तो चलिए मॉडुलस लगा लेते हैं। उससे पहले इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ए का मॉड बी का मॉड इक्वल टू
कॉस थीटा जब तक अप्लाई मॉडुलस कर दिए, मॉडुलस अप्लाई कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी का मॉड हो गया डिवाइड बाई। अच्छा इसको अगर मॉडुलस अप्लाई कर दिए तो खुद से बच्चों तो पहले ही से पॉजिटिव में, ये क्वांटिटी तो आपको पहले से पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रह जाएगा ना, इसको पॉजिटिव ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर, इधर आपको क्या आ जाएगा कॉस थीटा का मॉडुलस, यही आ जाएगा ना आपको, यही आ जाएगा। यानी कि मॉडुलस अगर दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, इसका मोड और इसका मोड, अभी पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मोड हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसमें मोड अप्लाई करें या फिर अप्लाई नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको मोड अप्लाई कर दिए। अब बताइए बच्चों कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है, इसका मतलब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से लेकर 1 तक होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि सर जो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 से लेकर 1 तक होगा। कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर क्या होगा बच्चों 1 तक होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा कहाँ मैक्सिमम 1 तक, मिनिमम 0, क्यों, क्योंकि मोड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ बच्चों मोड लगा हुआ है, तो मोड लगा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ना कॉस थीटा का वैल्यू ये है, तो इसके जगह हम ये भी पुट कर सकते हैं, यानी इसका वैल्यू क्या है 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 से बड़ा करके बच्चों और 1 से छोटा हो गया। तो अगर इसको इग्नोर करो, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 सेकंड के लिए तो हमारे पास तो आंसर आ जाता है ना, है ना, क्या कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या किए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हमारे पास ये प्रूव करना था कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है, ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। तो आपके पास क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट का ये फॉर्म लिख देना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा, इसको हम इधर लिख दें कॉस थीटा, यहाँ पर मॉडुलस अप्लाई किए, ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से लेकर 1 तक बराबर होगा, क्योंकि मॉड में है, तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू बराबर होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू ये है, तब कॉस थीटा का वैल्यू हम क्या पुट कर दें, ये पुट कर दी। तो देखो 0 से तो बड़ा होगा ही, अगर हम मॉडुलस की बात करें तो 0 से बड़ा होगा, तो इसको हम कंसीडर करें या फिर ना कंसीडर करें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने तो कंसीडर कर ही लो 0 से तो ऑलवेज बड़ा ही होगा, सॉरी यहाँ पे मोड लगा हुआ ना, अगर मोड लगा हुआ, हाँ तो मोड लगा तो 0 से बड़ा होगा ही होगा, तो इसको कंसीडर कीजिए या फिर कंसीडर नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है कि सर अगर कॉस थीटा है मॉडुलस में है तो उसका वैल्यू 0 से लेकर के मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 तक जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे ये है तो कॉस थीटा की जगह हम ये पुट कर दिए, तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ गया, यानी कि मॉडुलस ऑफ ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू या इक्वल टू और लेस देन, ये कम हो गया या ज्यादा हो गया, यानी ये ग्रेटर देन होगा इससे, ग्रेटर देन ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। तो इसी के बेस पे एक छोटा क्वेश्चन और है, अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिख दें और यहाँ पे हम प्लस लिख दें और बीच में भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसको प्रूव कीजिए। ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, तो आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज आने वाला है, ए वेक्टर बी वेक्टर, है ना, ये आने वाला यूज बच्चों, सॉरी ये ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन यूज कर लीजिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर बढ़े, क्वेश्चन में हल्का चेंज किया गया है, आपको चाहिए a प्लस बी का मॉडुलस, है ना, a प्लस बी का मॉडुलस इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a प्लस b वेक्टर, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, बड़ा बराबर भी हो सकता है, इस केस में आपको क्या हो जाएगा बच्चों बराबर भी होगा और क्या होगा छोटा भी होगा। तो बराबर कब होगा, तो बराबर में देखो ना बराबर कब होगा, बराबर होने चाहिए नहीं, कॉस थीटा का वैल्यू वहां पे क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो वहीं पे बराबर होगा ना, कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तब ना 1 हो जाएगा, फिर 1 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल हो जाएगा, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल हो जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा तो बराबर होगा, या फिर कॉस 180 डिग्री होना चाहिए तो -1 हो जाएगा, तो उसमें केस में भी आपका अगर उल्टा रहेगा तो बराबर हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं अभी, हमें इसको प्रूव करना है, तो एक काम करते हैं ना, देखिए सॉल्यूशन हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता होगा कि अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो ये दोनों बात बराबर है, ये दोनों क्या है लोग बात बराबर है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ द वेक्टर, अगर करना चाहें वेक्टर का इंटू वेक्टर यानी कि स्क्वायर ऑफ द वेक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है वेक्टर इंटू वेक्टर,
डॉट प्रोडक्ट ना। ए का स्क्वायर क्या हो गया, देखिए ध्यान से, चलो नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सर ए वेक्टर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए का मॉडुलस फिर ए का मॉडुलस cos थीटा। तो दो सेम वेक्टर के बीच में थीटा का वैल्यू तो 0 डिग्री हो गया, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1, तो आपके पास ये क्या हो गया, ए वेक्टर का मॉडुलस, यही ना, यानी कि वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यही चीज हम यहाँ पर कंसीडर करने वाले बच्चों। हमको यहाँ पे पहले मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, हम पहले मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं, अगर इसका स्क्वायर लिए, इसका मतलब इसके स्क्वायर के बराबर है, यानी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, अभी भी बताएं कि वेक्टर का स्क्वायर है ना, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसके वेक्टर का स्क्वायर के बराबर होगा। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 सेकंड के लिए, हम देखते जाइएगा। अब डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड हो गया स्क्वायर, सेम वेक्टर का स्क्वायर हो गया। अच्छा, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर बी वेक्टर और प्लस ये होगा बी वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर सेम टू सेम हो गया, यानी उसका स्क्वायर हो गया। तो यदि वेक्टर में है तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी 2 ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, यही है ना। अच्छा बच्चों, ये आपका मोड में है, प्लस में, ये आपका मोड में है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, ये मोड में नहीं है, तो ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, क्या होता है बच्चों, माइनस भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे मोड अप्लाई कर दें, अगर हम 1 सेकंड के लिए इधर नहीं अप्लाई करें, सिर्फ इधर अप्लाई करें, क्योंकि मोड दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो इक्वल का इक्वल ही रह जाएगा। अगर हम सिर्फ इसमें मोड अप्लाई कर दें, कोई भी हमारे पास नंबर है, लेट एक्स इज ए नंबर, तो मोड अप्लाई कर देंगे इसमें, तो जाहिर सी बात है, या तो नंबर से बड़ा हो गया, नंबर का बराबर होगा, या तो वो नंबर से बड़ा हो गया, नंबर क्या होगा, बराबर होगा। देखिए आपके पास, मान लीजिए आपके पास 5 है, तो 5 में मोड अप्लाई किए तो 5 के बराबर हो गया, नंबर 5 था, 5 आपके पास नंबर था, इसका मोड अप्लाई किए तो 5 के बराबर हो गए दोनों। लेकिन आपके पास नंबर -5 है, ऐसे मोड अप्लाई किए तो 5 आ गया, इसका मतलब 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5, 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5। तो आपके पास 2 कंडीशन हो सकता है, किसी भी नंबर का मोड उस नंबर से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। अगर नंबर पॉजिटिव में है तो दोनों बराबर होगा, यदि नंबर नेगेटिव है और उसका मोड निकाल दे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये बात आ नहीं समझ में, यानी हम किसी भी नंबर का अगर मोड निकालते हैं तो या तो वो नंबर के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। किसी भी नंबर का अगर मोड निकालते हैं तो या तो नंबर के बराबर हो गया या नंबर से क्या हो जाएगा, वो बड़ा। एग्जाम्पल ये, अगर हम नंबर 5 लेते हैं तो उसका मोड निकालेंगे 5, तो 5 ही रहेगा, बराबर हो गया। अगर नंबर हम -5 लेते हैं, उसका मोड निकालेंगे तो 5 आ गया, तो 5 बड़ा हो जाएगा -5 से। तो यही चीज अगर हम सिर्फ इधर हम मोड लगा दें, अगर हम इसमें मोड लगा दें, बाकी इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें अगर हम मोड अप्लाई कर दें बच्चों, तो ये मोड अप्लाई कर देंगे तो या तो नंबर हमारे पास जो मोड कर रहे हैं या तो वो बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा। ये बताइए समझ में, या तो अगर इसमें हम मोड अप्लाई करते हैं तो या तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखिए, जैसे अगर 2ab है ना, इसका वैल्यू आ रहा है 10, नेक्स्ट सेकंड के लिए इसका वैल्यू आ रहा है 10, तो मोड 2ab का भी वैल्यू क्या आ जाएगा, 10, तो ये दोनों बराबर हो गया, क्या बच्चों, बराबर हो गया। लेकिन अगर 2.b का वैल्यू आ रहा है -10, तो इसका अगर मोड निकालते हैं तो आ गया 10, तो मोड बड़ा हो गया कि नहीं बड़ा हो गया, ये बड़ा हुआ ना जी, ये बड़ा हो गया। देखो ये -10 था, 2ab वैल्यू -10, लेकिन मोड लगाए तो ये बड़ा हो गया, तो ये वाला क्वांटिटी बड़ा हो गया। देखो ये वाला क्वांटिटी को हम बड़ा साइन लिखे हैं, बड़ा, ये क्वांटिटी आपको क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसलिए हमारे पास ये इक्वल से इनइक्वल में कन्वर्ट हो गया, यहीं पे कन्वर्ट होगा बच्चों, इक्वल से इनइक्वल में कन्वर्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या लगा दिए, मोड अप्लाई कर दिए। और जब भी मोड अप्लाई करते हैं कोई एम्बल में तो बड़ा या बराबर होता है। चलो अब हो गया क्लियर, अभी क्वेश्चन हम क्लियर हो गया। चौक ले बड़ा सा, तो है ना। अच्छा, इसको वो वाला चीज पुट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू, है ना, क्योंकि बड़ा ही है ना, इससे बड़ा है ये, इससे बड़ा है ये। देखो ध्यान से, क्या हम क्या लिख रहे हैं कि
इससे बड़ा है ये और उससे बड़ा है ये, तो सबसे बड़ा यही नहीं कंसीडर होगा। ये बात आ रही है समझ में। इसी बात आप ध्यान दीजिएगा कि ध्यान से देखिए तो क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इससे ये बड़ा है, सिर्फ इसको काउंट किया जा रहा है 1 सेकंड के लिए, और इससे बड़ा है ये, तो सबसे बड़ा इसी ना हो गया, सबसे बड़ा यही ना हो गया। तो हम इसके जगह पर ये पुट कर सकते हैं, सबसे बड़ा मटेरियल को पुट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा मटेरियल को पुट कर दीजिए तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, क्योंकि इससे ये बड़ा है, ये अल्टीमेटली बड़ा है बच्चों। एक चीज फिर से बताते हैं, तुम ध्यान देखिएगा, बड़ा वाला कॉन्सेप्ट हम फिर से बता रहे हैं आपको। जैसे ये बड़ा है, 3 से बड़ा है 8, इसको नीचे सपोज कर लिए, ठीक है, 3 से बड़ा है 8, तो 8 को 5 + 3 के फॉर्म में लिखो। 8 को क्या लिख दो, 5 + 3 के फॉर्म में लिख दो, या फिर 6 + 2 के फॉर्म में लिख दो, किसी भी फॉर्म में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 6 से भी बड़ा है क्या है, 8 है। 6 से भी बड़ा क्या है, 8। देखो 6 से भी बड़ा क्या लिख दिए, 8 लिख दिए। तो अगर 6 की जगह पे 8 पुट करेंगे तो ये अल्टीमेटली बड़ा ही ना रहेगा, अल्टीमेटली ये तो बड़ा ही नहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं ना होगा। बस वही बात कर रहे हैं। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे जैसे यहाँ तक आपका क्या है, तो यहाँ समझिए, यहाँ इसको कांस्टेंट टर्म से आपको समझाते हैं, कांस्टेंट टर्म से समझिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ है, आपके पास ले लिए 6 और ये ले लिए हम लोग 6 नहीं, ये 12 ले लिए, और हम ले लिए 8 + 4, ठीक है, 8 + 4। अब इस चीज का मोड का बात कर रहे हैं, तो मोड का बात कर रहे थे, तो हमारा बड़ा हो गया क्वांटिटी, -8 + 4 हो गया, मोड का लिए तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पे बात अलग है कि हम लोग प्लस लिए तो बात अलग है ना, तो मोड लिए तो बड़ा हो गया। अब इस क्वांटिटी से भी बड़ा है वो, इस क्वांटिटी से भी बड़ा है वो, यानी कि 8 से बड़ा है एक 10, 8 से बड़ा क्या 10, इस क्वांटिटी से भी बड़ा है ये क्वांटिटी, 8 से बड़ा है क्या 10। तो अगर हम 8 के यहाँ पे 10 पुट करें तो भी तो अल्टीमेटली क्या होगा, बड़ा ही ना होगा। देखो अल्टीमेटली क्या होगा बच्चों, बड़ा ही ना होगा। बस इसी चीज को समझा रहे थे आपको, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपको, तो क्या आपको नहीं लग रहा ये कि सर ये a + b का मोड का होल स्क्वायर है इज ग्रेटर देन a² + 2ab + b², यानी कि a² ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, हो गया ना, ये पूरे का ही होल स्क्वायर हो गया। अगर हम स्क्वायर को कैंसिल आउट करते हैं, स्क्वायर को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं एक्सटेंड के लिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये स्क्वायर हमारा अगर टर्म कैंसिल आउट हुआ तो a वेक्टर + b वेक्टर का मॉड इज लेस देन a वेक्टर सेपरेटली + b वेक्टर सेपरेटली। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कोई कॉन्सेप्ट दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रायंगल इनेक्वालिटी से यूं कहते हैं, ट्रायंगल का नाम क्यों पड़ा इसमें, तो देखो ध्यान से, तो या तो ये, अब ध्यान दीजिए, या तो ये बराबर होगा, है ना, या तो ये इसके बराबर होगा और या तो ये बड़ा होगा, है ना, या तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। अब आपको याद कीजिए ट्रायंगल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अगर आप ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया a वेक्टर, है ना, ये हो गया आपका b वेक्टर, ये ठीक है। तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर दोनों बराबर आ जाए, अब एक बात बताओ पहले, हम हल्का दिमाग लगाओ, ट्रायंगल हम लोग पढ़ते थे, ट्रायंगल में हमेशा 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ट्रायंगल में हमेशा 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो अगर ये ट्रायंगल है, ये a वेक्टर ये b वेक्टर है, और अगर a + b वेक्टर से इन दोनों का सम बड़ा आ जाता है, तब वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। देखो यहाँ पे, यानी 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हम सब मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड, यानी 2 साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तब वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। और अगर गलती से 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या है, a वेक्टर b वेक्टर दोनों का सम क्या हो गया आपके पास, a वेक्टर + b वेक्टर, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड का सम आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, a वेक्टर + b वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। ट्रायंगल इक्वलिटी क्यों कहा, यहाँ से लेकर हम यहाँ पे पहुंच गए इक्वेशन तक, एक्सप्रेशन तक पहुंच गया। अब ये एक्सप्रेशन या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो बराबर नहीं होगा, इसका कहने का मतलब अगर ट्रायंगल में 2 साइड के सम हमेशा तीसरा साइड बड़ा होता है, तो ये मैग्नीट्यूड 2 साइड का मैग्नीट्यूड का अगर हम सम किए तो वो हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए, तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। इसी को तो बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इसी को तो बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्लास 9 से भी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। और अगर ये दोनों बराबर आ गया
अगर ये दोनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों एक ही लाइन में हैं, इसका मतलब ए और बी कोलिनियर हैं। ए और बी क्या है बच्चों, कोलिनियर है, यानी कि ए और बी, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि सर ए और बी जो वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर है। तो अब आपको प्रूव करने के लिए आएगा कोलिनियर वेक्टर, तो आप इस फॉर्म से भी प्रूव कर सकते हैं, है ना, यानी कि आप इस फॉर्म से भी प्रूव कर सकते हैं। आपके पास इस तरह से रहेगा, है ना, ए बी सी, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर आ रहा है। अगर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, इसको ए सी डायरेक्ट लिख दो ना, ए सी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको डायरेक्ट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर आ रहा, तो आप लिख सकते हैं कि सर ये हमारा एक कोलिनियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो नहीं किया, क्योंकि दो साइड के सम तीसरे साइड क्या है बराबर, तो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर लाइन हो जाएगा। अरे 10th क्लास में भी तो यही पढ़ना था ना, 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ते थे तो ये फॉर्मूला अप्लाई किए थे कि अगर दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो रहा है तो वहां पे ट्रायंगल कभी भी फॉर्म नहीं होगा। वो ट्रायंगल कब फॉर्म होगा, जब दो साइड का सम तीसरे साइड से ऑलवेज बड़ा हो। तो ये हो गया बच्चों आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी। कॉन्सेप्ट क्या लगाएं, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वो यूज कर लेंगे कॉची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी को यूज कर लेंगे, है ना। इसमें हमको प्रूव करना है ए प्लस बी का जो मोड होगा वो ये बड़ा होगा इससे, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, या फिर इसके कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो मॉडुलस है इज लेस देन ए वेक्टर का मॉडुलस प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस है मैग्नीट्यूड। सॉल्व करने के लिए स्क्वायर लिए, स्क्वायर करने के लिए हम इसका स्क्वायर लिख दो, मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, वेक्टर का स्क्वायर बात बराबर है ना, मॉडुलस का स्क्वायर वेक्टर का स्क्वायर बात क्या बच्चों बराबर है। तो ये हम लिखो वेक्टर को अलग अलग लिखें, ए से मल्टीप्लाई ए से बी मल्टीप्लाई, फिर बी से मल्टीप्लाई बी से बी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो हमको इसको दोनों को ऐड कर दिए, अब ये हो गया। अब कोई भी नंबर अपने मॉडुलस का या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, है ना। किसी भी नंबर का अगर मॉडुलस करते हैं तो मॉडुलस हमेशा बड़ा होगा या मॉडुलस बराबर होगा। मॉडुलस बड़ा होगा बच्चों, नंबर नहीं। नंबर का अगर मॉडुलस है तो मॉडुलस बड़ा या बराबर हो सकता है, तो मॉडुलस बड़ा या बराबर हो गया। अब इसका वैल्यू हम वो पुट किए, है ना, तो ये स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये फॉर्म आया। अब ये फॉर्म आया तो हमारा ये फॉर्म आ गया। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए तो सबसे पहले इसको नोट डाउन ही कर लीजिए, है ना, तब तक हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी पॉइंट्स क्या है बच्चों, कोलिनियर। तो सबसे पहले देखो बच्चों पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट से सबसे पहले आप वेक्टर बनाइएगा, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स फार्मूला से, है ना। पॉइंट से आपको क्या बनाना है, पहले वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स आपको वेक्टर बनाना है, फिर वेक्टर बना करके आपको क्या चेक करना है, कोलिनियर। तो कोलिनियर अभी भी बताएं बच्चों कि अगर कोलिनियर चेक करना है ना ए बी सी, तो अगर ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी आया तो काम बन जाएगा, ठीक है। यानी अगर ए सी का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाए, ए सी का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ जाए तो हमारा काम बन ही जाएगा ना। हमको सिर्फ ये चेक करना है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमको ए सी वेक्टर बनाना पड़ेगा ना, ए सी वेक्टर बनाना पड़ेगा, ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, बी सी वेक्टर बनाना पड़ेगा। पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी, तो सबसे पहले कौन सा वेक्टर बनाते हैं, चलो ए बी वेक्टर ही बना लेते हैं, ए सी वेक्टर बनाते हैं। तो अगर ए सी वेक्टर बनाते हैं तो ए सी वेक्टर क्या होता है, सी के कंपोनेंट में से ए का कंपोनेंट माइनस होगा, याद है ना सब कुछ, सी के कंपोनेंट में से ए का कंपोनेंट माइनस होगा, तो 7i माइनस 2i तो 9i हो गया। देखो 7 में से 2 को माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा जे का तो जे रह गया, तो इसको तो आपको क्या हो गया 0 माइनस यानी कि माइनस 3j, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 तो 0j माइनस 3j तो माइनस 3j हो गया, माइनस के माइनस 5k तो माइनस 6k। ये आपका हो गया बच्चों एसी। एसी में किसी को खास दिक्कत है नहीं ना। आपके पास 9j माइनस 3j, इससे इसको माइनस करना है, 0j था 0j से माइनस 3j तो माइनस 3j, माइनस k से माइनस 5k तो माइनस 6k। एसी के बाद क्या लेना बच्चों, अच्छा साथ साथ मैग्नीट्यूड भी निकाल लो ना इसका। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालते हो तो 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 81 प्लस 9 प्लस 36 यानी कितना हो जाएगा 90, या 90 प्लस 36 कितना हो जाएगा 90 और प्लस 36 हो जाएगा 126। इसको जल्दी से फैक्टराइज करो बच्चों। तो अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो आपके पास आएगा 2 इंटू 63 63 3 फिर 21 3 3 7 ये हो जाएगा, है ना। यानी कि 3 3 27 इंटू 14 आपका यही आ जाएगा। तो नंबर निकलेगा बच्चों, हाँ तो निकल तो जाएगा,
इसको अगर निकालेंगे एक मिनट मल्टीप्लाई करते हैं, 21 इंटू 3 63 इंटू 3, 2 ही 3 यूज होगा बच्चों, सॉरी हाँ 2 ही 3 यूज होगा, 9 दिन 18 18 60, हाँ ठीक है 18 से 3, तो आपका 2 ही 3 यूज होगा, तो एक 3 तो बाहर निकल गया ना, 3 बाहर निकल गया तो 3 रूट 14 बचा। कितना बचा बच्चों? 3 रूट 14। चलिए तो AC का निकल गया, अब हमें निकालना, मिटा तो दिए, अच्छा बेटा पता है ना AB और क्या निकालना है बच्चों? AB, तो सबसे पहले AB निकालिए, AB B में से A माइनस होगा तो 1 माइनस माइनस 2 तो गया 3 I कैप, 2 माइनस 3 माइनस J कैप, 3 माइनस 5 माइनस 2K कैप। मॉडुलस, इसका मॉडुलस होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 4, तो क्या हो गया 9, इसे तो 14 हो गया डायरेक्ट। अच्छा हाँ आ जाएगा लगता नहीं, ये रूट अंडर क्या होगा 14। अब जल्दी से निकालिए किसका? AC निकल गया ना, AB BC का निकालिए, BC 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6 I कैप, 0 में से 2 गया माइनस 2 J कैप, माइनस K माइनस 3 माइनस 4K कैप, है ना। तो BC का मॉडुलस हो गया 36 प्लस 4 प्लस 16, है ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 20 56 है ना। और हाँ 2 into 14 है ना, सही जा रहा है। 2 कॉमन निकाल ले, अच्छा 2 निकल जाएगा आपका 2 रूट 14, तो लगता ही तो क्या 3 रूट 14 इसका आया, रूट 14 उसको आया, उसका आया, यानी कि अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें ACD तो हम लिख सकते हैं AC का जो मॉडुलस है वो AB का मॉडुलस, AC का मॉडुलस कितना है 3 रूट 14 यानी कि रूट 14 प्लस 2 रूट 14, यानी रूट 14 यहाँ पर 2 रूट 14 यहाँ पर रूट 14, सॉरी ठीक है हाँ ठीक है, तो रूट 14 किसका वैल्यू AB और 2 रूट 14 कितना है BC। आ तो गया, इसी फॉर्म को ना बताए थे कि अगर ये आपका आ जाएगा कि AC का मॉडुलस जो है वो AB के मॉडुलस प्लस BC के मॉडुलस के बराबर आ गया, मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, सो दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों, है ना। तो कोलिनियर पॉइंट कॉन्सेप्ट के अनुसार बना लिया क्वेश्चन सारा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज का आपका होमवर्क रहेगा 10.3 रहेगा बच्चों, है ना। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.3 है, आप उसको कंप्लीट करके रखिए, कल हम और आगे से क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद उसका फिर क्वेश्चन